स्वागत है फ्लाइट हॉरर पर, जहां हर कहानी में छिपा है एक खौफनाक रहस्य। खौफनाक और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डरावने सफर का हिस्सा बने। कहानी की शुरुआत होती है एक आलीशान कमरे में 3 लड़की बिस्तर पर बैठी थी। तीनों ने राजस्थानी कपड़े पहने थे और तीनों बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थीं। तीनों लड़कियां 20 से 22 के बीच की थीं। उनके आगे में बहुत सारी किताबें खुली हुई थीं, जो देखने से गुप्त और रहस्यमयी पुस्तकें लग रही थीं। वो पुस्तक काफी पुराने थे, लेकिन अच्छे रख रखाव की वजह से उनके सारे पन्ने एक सूत्र में बंधकर अपने शान और ज्ञान दोनों को बरकरार रखे थे। उनमें से कुछ पुस्तक ग्रीक भाषा के थे, तो कुछ तिब्बती भाषा के और कुछ दुनिया के सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में लिखे हुए थे। वो तीनों उन पुस्तकों में खोई हुई थीं कि तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम वैशाली था, वो बोलती है, चंद्रा, ऐसे कैसे चलेगा? हम सब खुद से इस मोटी मोटी किताबों में कितना ही माथा फोड़ लें, लेकिन कुछ समझ नहीं आने वाला। तारा बोली, हाँ, पहली बार ये मंदबुद्धि सही बोल रही है। हमें एक गुरु की आवश्यकता है, वरना इतना मेहनत करने पर भी कुछ हाथ नहीं आने वाला। चंद्रा बोली, मैं भी जानती हूँ, पर क्या करूँ? पूरे 7 साल बाद बॉम्बे से आए हैं हम सब, अब फिर कोई कहीं नहीं जाने देने वाला। तारा बोली, ये भी है, पर हमें आए 6 महीने से ज्यादा समय हो गया। अब बात करके देखते हैं, शायद आज्ञा मिल जाए। वैशाली बोली, हाँ तारा सही कह रही है, तुम राजासा से बात करके देखो पहले। चंद्रा बोली, ठीक है। तभी तारा वैशाली को कुछ इशारा करती है, जिसे वैशाली समझ नहीं पाती और अजीब अजीब मुंह बनाने लगती है। तब तारा एक लात खींचकर वैशाली के पीठ पर मारती है और फिर इशारा करती है। मार खाने के बाद वैशाली के दिमाग का घोड़ा दौड़ने लगता है और वो हाँ में अपना सर हिलाती है। वैशाली बोली, चंद्रा, हमने सुना है राजासा तुम्हारा ब्याह करवाने वाले हैं, लड़के वाले से शायद बात भी हुई है। चंद्रा चीखते हुए बोली, क्या, कब, कहां, कैसे, किसके साथ? तारा कान बंद करते हुए बोली, पहले चिल्लाना बंद करो और शांत हो जा बहन, वरना अगर रानी सा आ गई ना, तो हम तीनों को धमाचौकड़ी करने के अपराध में घर से बाहर निकल देंगी। पिछले सप्ताह जब राजासा माधवगढ़ गए थे, तब वहीं के राजा जयमाल ठाकुर के इकलौते बेटे रुद्र ठाकुर से सुना है बड़ा वीर है। चंद्रा चिढ़ते हुए बोली, वीर है तो रहे, मैं अभी ब्याह नहीं करने वाली। वैशाली थोड़ा पास खिसकते हुए बोली, करना भी मत, वरना इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सारी पढ़ाई चूल्हे में चली जाएगी। अरे कम से कम इतना तो पता चले कि वो मणि कैसी है जो राजासा ने पुस्तकालय में छिपाई है, और पहरा भी इतना ज्यादा लगा रखा है। तारा बोली, हाँ, और उसके साथ वो किताब भी। उस किताब में पुरानी भाषाओं में कुछ जानकारी भी दी गई है। चंद्रा खोए हुए बोली, हम, यही तो मुझे भी जानना है, और उस किताब में भी उस मणि के बारे में बताया गया है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। फिर तीनों अतीत की गहराइयों में चले जाते हैं। सिंह भवन के पिछले हिस्से के तरफ भी एक दरवाजा खुलता है। पीछे की तरफ एक बहुत सुंदर सा बगीचा बना था। तीनों दोस्त वहां खेल रहे थे। तभी उनकी नजर देवराज सिंह पर जाती है, जो एक फकीर जैसे दिखने वाले व्यक्ति के साथ कुछ बात कर रहे थे। वो फकीर देवराज सिंह को अपने झोले से एक अजीब सी किताब निकाल कर देता है। फिर एक मणि निकालता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उस मणि को देख तीनों लड़कियां थोड़ा और नजदीक जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती हैं। वो ज्यादा तो नहीं सुन पाई, बस इतना ही सुना वो फकीर देवराज जी से कह रहा था। फकीर बोला, बेटा, इस मणि में बहुत शक्ति है, ये कुछ भी कर सकती है। अगर ये किसी बुरे व्यक्तित्व के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा, और इस पुस्तक में इस मणि की शक्तियों को जागृत और नियंत्रित कैसे किया जाता है, इसके विषय में लिखा है। देवराज बोला, बाबा, जब ये खुद ही इतनी शक्तिशाली है, तो इसे सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? फकीर बोला, कोई यंत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक जागृत न रहे, वो किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता, और ऐसे शक्तियों को हमेशा जागृत रखकर छोड़ने से प्रकृति को नुकसान पहुंच सकता है, और तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो इस वक्त इसकी रक्षा कर सकते हो। देवराज बोला, संतों की आज्ञा सिर माथे, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसकी रक्षा अपने प्राण दे भी कर पाऊं, लेकिन बाबा, मुझे कब तक इसकी रक्षा करनी है? फकीर बोला, जब तक इसकी स्वामिनी आकर ये तुमसे न मांगे। वो आएगी
तो तुम्हें मेरे विषय में बताएगी, मेरा पूरा परिचय देगी। जो बहुत कम लोगों को पता है, उसमें से एक तुम भी हो। उसे दे देना, समझे, ईश्वर कल्याण करे। ये कहकर फकीर वहां से चला जाता है और देवराज जी उस किताब और मणि को लेकर भीतर चले जाते हैं। तीनों लड़कियां भी उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। देवराज जी उस मणि और किताब को लेकर अपने पुस्तकालय में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी वो तीनों खिड़की से कूदकर अंदर आ जाती हैं। पुस्तकालय बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वो देखती है कि देवराज जी एक तस्वीर को दीवार से हटाते हैं और पीछे एक छेद था, बस एक ईंट इतना बड़ा। देवराज जी उसमें हाथ डालकर ताला खोलते हैं तो पूरी दीवार खुलकर 2 भागों में बंट जाती है। अब सामने कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सा कमरा था। देवराज जी अंदर चले जाते हैं। तारा आंखें बड़ी किए हुए बोली, हे प्रभु, ये दीवार नहीं बल्कि एक कक्ष है। वैशाली उसका मुंह दबाते हुए बोली, शू शू। चुप, अगर राजासा को पता चला कि हम तीनों यहाँ आए हैं, उनके पीछे तो बहुत भार पड़ेगी। चुप रह। चंद्रा बोली, चलो वहां से देखते हैं पिताजी उस पत्थर को और उस अजीब सी किताब को कहाँ रखते हैं। फिर वो तीनों थोड़ा आगे जाकर देखती है तो देवराज जी उस किताब और मणि को एक बक्से में बंद कर देते हैं और पलटकर बाहर आने लगते हैं। देवराज जी को बाहर आता देख तीनों वही टेबल के नीचे छुप जाती है और देवराज जी बाहर चले जाते हैं। तब वो तीनों भी वापस खिड़की से बाहर आ जाते हैं। तीत के पन्नों से बाहर आकर वो तीनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। उनके बीच सिर्फ खामोशी थी। इस खामोशी को तोड़ते हुए तारा कहती है, हो न हो उस किताब में ही उस मणि का रहस्य है, पर ऐसा क्या है जो इतनी सुरक्षा दी जा रही है। उस बाबा की आधी बात ही सुनी हमने। कैसी मणि है, किसकी है, कुछ भी नहीं पता हमें। चंद्रा दृढ़ता से बोली, इस मणि की पहेली को तो हम सहेली ही सुलझाएंगे। तीनों एक साथ अपना सर हाँ में हिलाती है और एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर साथ होने का इशारा करती है। तारा बोली, हम करेंगे क्या? वैशाली आंखों में चमक लिए बोलती है, मेरे पास एक रास्ता है। चंद्रा का कमरा। वैशाली की बात सुन दोनों उसका मुंह ताकने लगती है। तभी चंद्रा कहती है, चंद्रा देखो विशु, कुछ उल्टा तरीका है तो उसे अपने पास ही रखो। वैसे भी तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही उल्टा चलता है। चंद्रा की बात पर तारा भी सहमति में अपना सर हिलाती है, जिसे देखकर वैशाली का तो मुंह ही बन जाता है। वैशाली थोड़ी देर तक उन दोनों का मुंह देखती है, फिर एकदम से झल्ला कर कहती है, एक वैशाली झल्लाते हुए, बिना सुने ही तुम दोनों परिणाम पर पहुंच गई। यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे एक बार सुन तो लो, पर नहीं, इन्हें तो बिना सुने ही परिणाम घोषित करना है। उसके इतना गुस्से में भड़कने की वजह से एक पल को तो चंद्रा और तारा की हालत ही खराब हो गई, क्योंकि वैशाली का स्वभाव ऐसे चिल्लाने वाला नहीं था। उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता था। उसके इस तरह गुस्सा करने का मतलब था कि जरूर उसके पास कोई अच्छी योजना थी। तभी तारा उसे शांत करते हुए बोली, तारा देख तू ऐसे गुस्सा ना हो, हमारा मतलब ऐसा कुछ नहीं था जैसा तू सोच रही है। तारा और चंद्रा एक दूसरे का मुंह देख रही थी। तभी चंद्रा बोली, चंद्रा प्यार से, विशु देख मेरा मतलब तुझे चोट पहुंचाने से नहीं था, पर अगर फिर भी मेरी बातों का बुरा लगा हो तो हमें क्षमा कर दो। तारा, ये सब छोड़ और ये बता कि तू क्या बता रही थी, कौन सा रास्ता है तेरे पास? तारा की बात पर चंद्रा भी अपना सर हाँ में हिलाती है। वो दोनों बिल्कुल शांत और गंभीर बनकर बैठे थे। उन दोनों को ऐसे देखकर वैशाली अपना माथा पीट लेती है। वैशाली, तुम दोनों तो ऐसे बैठी हो जैसे हम अभी ही तुम दोनों को कोई सजा सुनाएंगे। अरे बात बड़ी साधारण सी है कि हम सब पुस्तकालय जाएं और उस किताब को पढ़े। उस किताब में ही मणि की सारी जानकारी है और उस फकीर बाबा के अनुसार और भी कई शक्तियों की जानकारी है। तारा बोल तो सही रही हो, पर पुस्तकालय जाकर उस गुप्त कमरे में जाकर उस किताब को पढ़ना कोई रसगुल्ला खाने इतना आसान काम नहीं है, समझी? चंद्रा, एक बार करके देखने में क्या जाता है, अगर सफलता मिल गई तो काम बन जाएगा। वैशाली, हाँ तो तय रहा। थोड़ी देर के बाद सब आराम करने जाएंगे, तब हम लोग उस किताब को लेने जाएंगे और अगर किसी ने देखा या कुछ पूछा तो कह देंगे कि हम सब बगीचा में जा रहे हैं। उनके बीच सब तय हो चुका था, बस इंतजार था तो सब कुछ शांत होने का।
अभी वो सब बात कर ही रही थी कि तारा की नजर खिड़की से बाहर पड़ती है, जहां एक लड़की हाथ में दूध का ग्लास पकड़े जरूरत से ज्यादा श्रृंगार किए कमरे के अंदर जा रही थी। उसे देखकर तारा का मुंह बन जाता है और वो उन दोनों को इशारा करते हुए उधर देखने को कहती है। तारा, चंद्रा, ये मालती हमेशा वीरेंद्र भाई सा के आसपास ही प्रेतात्मा की तरह क्यों भटकती रहती है? वैशाली, सामान्य दिनों में इतना अधिक श्रृंगार कौन करता है? इतने गहने इससे संभलते कैसे हैं? तारा, मुझे इसका चरित्र भी ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लगता भी है कि इसी वर्ष इसके माता पिता की मृत्यु हुई है। उनकी बात सुनकर चंद्र एकदम से बिस्तर से उतर जाती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। चंद्रा, इन सारे किताबों को संदूक में रख दो, कोई देख न ले। ये कहती हुई वो कमरे से बाहर निकलकर उसी कमरे की तरफ जाने लगती है जिसमें अभी अभी मालती गई थी। चंद्रा प्रतापगढ़ के राजा देवराज सिंह की पहली संतान थी और अपनी मां गायत्री सिंह की लाडली। इससे 2 छोटे भाई थे, वीरेंद्र और अमरेंद्र, जिन्हें ये बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ वीरेंद्र का कमरा। वीरेंद्र बिस्तर के किनारे बैठा अपने एक हाथ में एक पत्र पकड़े और दूसरे हाथ में दूध पकड़े हुए था। उसके ठीक सामने मालती बड़ी ही अदा से खड़ी थी। उसने हरे रंग का घाघरा चोली पहन रखा था। उसके चोली के आगे और पीछे दोनों तरफ का गला थोड़ा बड़ा था। उसने जानबूझकर अपने पल्लू को ऐसे ही बल का रखा था जिससे उसका आकर्षक बदन ऐसे ही दिख रहा था और वो किसी बात पर हंस रही थी। वीरेंद्र भी हंस रहा था, लेकिन उसकी नजर नीचे धरती को घूरे जा रही थी। उसने एक बार भी मालती के तरफ नहीं देखा था। तभी चंद्रा कमरे में आती है। उन दोनों को ऐसे हंसता देख उसका खून खौल उठता है। वो दरवाजे के पास से ही बोलती है, चंद्रा, अरे मालती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंद्रा की आवाज सुनते ही मालती बड़ी ही चालाकी से अपने आगे के पल्लू को ठीक कर लेती है। अब आगे से उसका बदन पूरी तरह ढका था और उसके लंबे बाल के खुले होने के कारण उसका पीठ भी ढका था। उसे देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये इतनी अभद्रता से खड़ी थी। मालती मुस्कुराते हुए पलटती है। मालती मन ही मन कुढ़ते हुए, जी, वो मैं कुंवरसा को दूध देने आई थी। चंद्रा शांत लहजे में, दे दिया न तो अब जाओ, मुझे कुंवरसा से कुछ बात करनी है। मालती कमरे से बाहर आ जाती है और दूसरी तरफ के खिड़की के पास खड़ी होकर उनकी बात सुनने लगती है। मालती के जाने के बाद वीरेंद्र चंद्रा से कहता है, वीरेंद्र, जी, आपको क्या बात करनी है? चंद्रा समझाने के अंदाज में, देखो वीर, तुम अब बच्चे नहीं हो, एक पूर्ण पुरुष हो और प्रतापगढ़ के भावी राजा, तो अपने व्यक्तित्व में गंभीरता को विकसित करो। वीरेंद्र सर झुकाए हुए ही चंद्रा से कहता है, वीरेंद्र, जी, कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? चंद्रा सर हाँ में हिलाते हुए, हाँ हुई है गलती तुमसे। देखो वीर, तुम वर्तमान में कुंवर हो और भविष्य के राजा, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे कमरे में कोई भी ऐसे ही नहीं घुस सकता? कल को तुम्हारे पास बहुत सी गुप्त जानकारियां होंगी। तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी ना कि कम होगी? अगर तुम गंभीर नहीं होगे तो कैसे चलेगा? वीरेंद्र जी, आगे से ध्यान रखेंगे। वीरेंद्र को समझाने के क्रम में चंद्रा के आवाज में थोड़ा भारीपन आ गया था। वो हल्के हल्के गुस्से में आ गई थी। उसने अपने उसी तीखे अंदाज में ही अपनी बात आगे बढ़ाई। चंद्रा, और एक बात अपने अंतरात्मा में बैठा लो कि अपने परिवार के स्त्रियों के अलावा किस भी पराई स्त्री के साथ इस तरह हंस हंस कर बात नहीं कर सकते, तुम समझे? क्योंकि तुम्हारा ये व्यवहार तुम्हारे व्यक्तित्व और चरित्र दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। उंगली दिखाते हुए, बात समझ में आई? वीरेंद्र जी, आगे से ध्यान रखूंगा। चंद्रा मुस्कुराते हुए उसके हाथ से दूध लेकर चली जाती है और बाहर आकर पूरे भरे ग्लास के दूध को पास के ही गमले में उड़ेल देती है। चंद्रा को दूध फेंकते हुए मालती देख लेती है। उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और वो गुस्से से कांपने लगती है। दोपहर का समय, सिंह भवन, सभी खाना खा चुके थे और सबका का काम लगभग समाप्त हो चुका था। इक्का दुक्का ही कोई था जो जगा था, क्योंकि यहाँ का नियम था कि सारा काम खत्म होने के बाद सारे नौकर दोपहर में आराम करेंगे। सभी अपने कमरे में आराम कर रहे थे और देवराज सिंह अपने कमरे में बैठे कोई हिसाब किताब मिला रहे थे। वैशाली घूम घूम कर सब कुछ देख रही थी। जब उसे विश्वास हो गया कि सब चले गए, तब वो दौड़ती हुई सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए तारा के कमरे में घुस जाती है, जहां तारा और चंद्रा पहले से ही बैठे थे।
वैशाली खौफते हुए, चलो सब गए, रास्ता साफ है, हम पुस्तकालय चलते हैं। तीनों पुस्तकालय की तरफ चोरी चुपके जाने लगते हैं, क्योंकि उस तरफ जाना मना था। वो पुस्तकालय देवराज सिंह का निजी पुस्तकालय था। बाकी सबके लिए दूसरा पुस्तकालय बनवाया गया था। वो सब जा ही रहे थे कि सामने से देवेंद्र जी आते हुए दिखाई देते हैं। तीनों जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाती है। देवेंद्र जी उन्हें नहीं देखते और चले जाते हैं। फिर वो तीनों पुस्तकालय तक पहुंच जाते हैं और खिड़की से कूदकर अंदर घुस जाते हैं। फिर बिना आवाज किए वो इस दीवार तक पहुंचकर उस तस्वीर को हटा देते हैं। तारा, चंद्रा जल्दी से दरवाजा खोलो, अगर राजा सा ने हमें पाकर लिया तो हमारी हालत खराब कर देंगे। चंद्रा उस छेद में हाथ डालकर ताला को घुमाती है। तभी वो दीवार 2 हिस्सों में बंट जाता है और वो तीनों अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर देखती है कि वो कमरा बहुत बड़ा था। वहां बहुत सारी किताबें रखी थीं, जो गुप्त ज्ञान का भंडार थी। तभी उनकी नजर कमरे के एक कोने में जाता है। उस कोने में एक लकड़ी के पट्टे पर एक संदूक रखा था। संदूक देखते ही तीनों पहचान लेती है कि ये वही संदूक है जिसमें देवराज जी ने उस रहस्यमयी मणि और किताब को रखा था। वैशाली दौड़ कर जाती है और उस संदूक को उठाकर लाने लगती है, पर संदूक भारी था, जिस वजह से वो संभाल नहीं पा रही थी। वैशाली एक किताब और एक छोटा सा मणि रखा है, इसमें तो ये इतना भारी क्यों है? तारा संदूक संभालते हुए, तारा, अरे वो सिर्फ मणि नहीं, शक्तियों का भंडार है, भारी तो होगा ही। फिर वो दोनों उस संदूक को वहीं पास के मेज पर रख देती हैं और जैसे ही संदूक खोलने को होती है तो देखती है कि उस संदूक पर ताला लगा है और उसे लाल धागे से बांध रखा है। ताले के छेद में एक लोहे की कील ठूकी है। ये देखकर चंद्रा अपना सर पकड़ लेती है। चंद्रा मायूस होते हुए, इस संदूक को किलित कर रखा है पिताजी ने, इसे हम नहीं खोल सकते। तारा, अब क्या करे? चंद्रा, अब क्या? कुछ नहीं, क्योंकि इसे सिर्फ उत्कीलन विधि के द्वारा ही खोला जा सकता है और हमें वो आता नहीं। अब हमारे लिए गुरु की आवश्यकता और अधिक हो गई है। वैशाली इतनी मेहनत पानी में गई, अब पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर तीनों वहां से निकलकर छुपते छुपाते उसी तरह ही अपने कमरे में वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मालती अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि जब से चंद्रा ने वीरेंद्र को डांट लगाई थी तब से मालती के कई कोशिशों के बाद भी वीरेंद्र ने उससे कोई बात नहीं की थी। इसी बात से वो गुस्से से उबल रही थी। मालती गुस्से से, इस चंद्रा को तो मैं देख लूंगी, सारा हिसाब बराबर करूंगी। फिर खुद को आईने में देखते हुए, वीर जी, आपको तो मैं पाकर रहूंगी, आप सिर्फ मेरे हैं। इस चंद्रा की वजह से आप मुझसे बात नहीं कर रहे। फिर गुस्से से दांत पीसते हुए, चंद्रा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे और मेरे वीर जी के बीच आकर सही नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं। वो इस समय बिल्कुल पागल लग रही थी। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या सुलझा पाएंगी ये तीनों दोस्त इस मणि का रहस्य? और कौन है ये मालती और क्या करेगी वो? सब जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।